नमस्कार दोस्तों। 1 जनवरी 2024 को जब पूरी दुनिया नए साल की शुरुआत का जश्न मना रही थी, जापान में 7.6 तीव्रता का एक भयानक भूकंप आया। पश्चिमी जापान में इस भूकंप ने देश को हिला दिया और दर्जनों लोगों की जान ले ली। यह भूकंप अकेला नहीं था, इसके बाद छोटे बड़े कई भूकंप आए। कुल मिलाकर एक ही दिन में 155 से ज्यादा भूकंप दर्ज किए गए। इसके कारण जापान के पश्चिमी तट पर करीब 1 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठीं। जापान की मौसम एजेंसी ने एक बड़ा सुनामी अलर्ट भी जारी किया था। हालांकि बाद में इस चेतावनी को कम कर दिया गया, लेकिन भूकंप ने भारी नुकसान पहुंचाया। दर्जनों इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं, हजारों घरों की बिजली कट गई। कुछ जगहों पर आग की लपटों ने सब कुछ घेर लिया और 2 जनवरी तक स्थिति गंभीर बनी हुई थी। यहां 2 बड़े सवाल उठते हैं। पहला, जापान में इतने भूकंप और सुनामी क्यों आते हैं? दूसरा, जापान इन आपदाओं से कैसे निपटता है? क्योंकि अगर इतनी तीव्रता का भूकंप किसी और देश में आता तो शायद हजारों लोगों की जान चली जाती, लेकिन जापान में अभी तक मरने वालों की संख्या 100 से कम है। जापान खुद को ऐसी परिस्थितियों से कैसे बचाता है? आइए इसे समझते हैं। हाल ही में जापान में आए इस भूकंप को 2024 सीओन ऑफ जापान भूकंप या नोटो प्रायद्वीप भूकंप कहा जा रहा है। इसका सटीक स्थान जापान के नोटो प्रायद्वीप क्षेत्र में था। आपने स्कूल में प्रायद्वीप के बारे में पढ़ा होगा। यह एक ऐसा भूभाग होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। इस भूकंप का केंद्र सीओन ऑफ जापान में था, जो देश के पश्चिम में है। यह जापान की राजधानी टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है। फिर भी इस भूकंप का असर टोक्यो तक महसूस किया गया। अब पहला सवाल है, जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं? इसका जवाब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में छिपा है। पृथ्वी की सतह 16 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है। ये प्लेट्स पृथ्वी की परत और ऊपरी मेंटल से मिलकर बनती है। पृथ्वी के कोर से निकलने वाली गर्मी संवहन धाराएं पैदा करती है, जिससे ये प्लेट्स धीरे धीरे हिलती है। जब ये आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। जिन देशों या क्षेत्रों की सीमाएं इन टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाओं पर हैं, वहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जापान की खास बात यह है कि यह 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलन स्थल पर स्थित है: पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यही सबसे बड़ा कारण है कि जापान में इतने भूकंप आते हैं। इनमें से पैसिफिक प्लेट सबसे ज्यादा सक्रिय है। इसकी सीमा को पैसिफिक रिंग ऑन ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी पैदा करती है। उदाहरण के लिए, भारत की उत्तरी सीमा, जहां भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स मिलती हैं, वहां नेपाल में विनाशकारी भूकंप आते हैं। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जो भूकंप आते हैं, उनका केंद्र ज्यादातर इन 2 प्लेट्स के बीच होता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, रूस या यूरोप जैसे क्षेत्रों में भूकंप बहुत कम आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार भयानक भूकंप कब सुना था? ऐसा नहीं कि वहां भूकंप होते ही नहीं, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में स्थित क्षेत्रों में भूकंप कम और कम विनाशकारी होते हैं। ये प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स छोटी प्लेट्स से बनी होती है। कभी कभी प्रमुख प्लेट्स की टक्कर का असर उनके बीच में भी महसूस होता है। लेकिन जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है तो अलग अलग तरह की सीमाएं बनती है। कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहां एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है। डाइवर्जेंट बाउंड्री, जहां दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां दोनों प्लेट्स एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं। इनमें से कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पर सबसे खतरनाक भूकंप आते हैं। पैसिफिक प्लेट की सीमा एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है, जिसे सबडक्शन जोन कहा जाता है। सबडक्शन जोन में सबसे शक्तिशाली भूकंप आते हैं, क्योंकि यहां एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है और मेंटल में समा जाती है। इससे समुद्र के नीचे एक गहरी खाई बनती है, जिसे ट्रेंच कहते हैं। ये ट्रेंच समुद्र की सबसे गहरी जगहें होती हैं, जो आसपास के समुद्र तल से 3 से 4 किलोमीटर गहरी हो सकती हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच 10.9 किलोमीटर गहरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान के पूर्व में भी एक गहरी खाई है, जिसे जापान ट्रेंच कहते हैं? इसकी गहराई 8.4 किलोमीटर है। बहुत कम देश इतने गहरे समुद्र के इतने करीब स्थित हैं। समुद्र की गहराई का नक्शा देखें। ज्यादातर देशों के तट हल्के रंग के हैं, यानी वहां समुद्र उथला है।
लेकिन जापान के दाहिनी ओर एक बड़ा गहरा क्षेत्र है। यह जापान ट्रेंच है जो पैसिफिक रिंग ऑन ऑफ फायर से होकर गुजरता है। टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से भयानक भूकंप आते हैं। समुद्र की गहराई, ज्वालामुखियों की संख्या और सुनामी का सबसे ज्यादा खतरा इसी वजह से जापान में है। जापान का तट इस ट्रेंच के बहुत करीब है, जिसके कारण सुनामी की लहरों को ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ती और चेतावनी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। इसलिए जापान को सुनामी से सबसे ज्यादा खतरा है। दरअसल सुनामी शब्द भी जापानी से आया है। त्सुनामी में त्सु का मतलब बंदरगाह और नामी का मतलब लहर होता है, यानी बंदरगाह की लहर। जापान में सुनामी इतनी आम थी कि यह शब्द पूरी दुनिया में फैल गया। दुनिया के लगभग 90% भूकंप पैसिफिक रिंग ऑन फायर में होते हैं और 75% सक्रिय ज्वालामुखी भी यही हैं। इस भौगोलिक स्थिति के कारण जापान हमेशा खतरे के क्षेत्र में रहा है, लेकिन शायद यही वजह है कि जापान ने इससे निपटने में महारत हासिल कर ली है। जापान में बनी इमारतों को सख्त भूकंप रोधी मानकों का पालन करना पड़ता है। इसके 3 मानक हैं। सबसे निचला है ताइशिन मानक, जिसमें इमारतों के खंभों, दीवारों और बीम की न्यूनतम मोटाई तय की जाती है ताकि भूकंप के झटकों को सहन कर सकें। दूसरा है सेशिन मानक, जो ऊंची इमारतों के लिए है। इसमें डैम्पर्स लगाए जाते हैं जो भूकंप की ऊर्जा को सोख लेते हैं। साथ ही नींव के नीचे मोटी रबर मैट डाली जाती है जो कंपन को बहुत अच्छे से अवशोषित करती हैं। लेकिन तीसरा और सबसे सख्त मानक है मेंशन मानक। इसमें इमारत की पूरी संरचना को जमीन से अलग रखा जाता है। लेड, स्टील और रबर की परतें लगाई जाती हैं ताकि जमीन हिले तो भी इमारत स्थिर रहे। टोक्यो का मशहूर स्काईट्री टावर इसी मानक से बना है। यह शहर की सबसे भूकंप प्रतिरोधी इमारतों में से एक है। 2011 में आए भयानक तोहोकू भूकंप, जिसकी तीव्रता 9 थी, में भी इस इमारत को खरोंच तक नहीं आई। वहीं सुनामी से बचाव के लिए जापान ने कई रणनीतियां अपनाई हैं। हालांकि ये भूकंप से बचाव जितनी सफल नहीं रही हैं। उन्होंने सुनामी नियंत्रित जंगल बनाए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में पेड़ लगाकर सुनामी की ताकत को रोका जाता है। तटीय डाइक बनाए गए हैं, जो पत्थरों से बनी लंबी संरचनाएं हैं। ये महंगे हैं, लेकिन सुनामी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके अलावा सुनामी निकासी टावर बनाए गए हैं। ज्यादा आबादी वाले उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में, जहां निकासी के लिए समय कम मिलता है, लोगों को इन ऊंचे टावरों में शरण लेने को कहा जाता है। चेतावनी प्रणालियों को बेहतर किया गया है। नियमित निकासी अभ्यास किए जाते हैं ताकि स्थानीय लोग समझ सकें कि सुनामी आने पर क्या करना है और बचाव कार्यों की तैयारी कैसे करनी है। इसके साथ ही समुद्र के पास दीवारें बनाई गई हैं, जिन्हें सी वॉल कहते हैं। जापान की 22,000 मील लंबी तटरेखा का 40% हिस्सा इन कंक्रीट की दीवारों से घिरा है, लेकिन दुर्भाग्य से ये दीवारें हमेशा प्रभावी नहीं होती, जैसा कि 2011 में देखा गया। 2011 का भूकंप और सुनामी जापान के इतिहास में सबसे विनाशकारी था। इसने फुकुशिमा परमाणु आपदा को भी जन्म दिया। परमाणु रिएक्टर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे रेडिएशन लीक हुआ जो प्रशांत महासागर तक फैल गया। इस आपदा में करीब 20,000 लोग मारे गए। इसके बाद सरकार ने अपने मानकों को और सख्त कर दिया। सौभाग्य से इस साल की आपदा उतनी खतरनाक और जानलेवा नहीं बनी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो टेक्नोलॉजी मगन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यह दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु आपदा थी। बहुत बहुत धन्यवाद।